मेरा नाम है लता शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आगे एंट्रोपी के बारे में रिवाइज करेंगे और गिब्स फ्री एनर्जी को पढ़ेंगे। ठीक है भाई, लास्ट क्लास में बच्चे हमने पढ़ा था कि एंट्रोपी एक न्यू टर्म आई थी, ठीक है, जो कि सेकंड लॉ बोल रहा था। सेकंड लॉ कह रहा था यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, इंक्रीज ही करती रहेगी। यूनिवर्स की एंट्रोपी यानी कि टोटल डेल्टा, टोटल जो एंट्रोपी है वो हमेशा क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये सेकंड लॉ की स्टेटमेंट थी। सेकंड लॉ की स्टेटमेंट थी, बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन, मैं बताऊं आज मैं एक एग्जाम देने गई थी तो उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन यही था। मैं इतनी खुश हुई इस क्वेश्चन को देख के कि अरे वाह, ये कितना इजी सा क्वेश्चन है। क्या कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है, यही स्टेटमेंट है। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने करती है बट कांस्टेंट रहती है, मैं समझी नहीं दीपा। और टोटल एंट्रोपी जो है वो हमेशा क्या करेगी, इंक्रीज करती रहेगी, करती है। और यूनिवर्स की और टोटल एंट्रोपी क्या होती है, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग होती है। और डेल्टा एस मतलब सेकंड लॉ ने कौन सी न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करी है, एंट्रोपी। ये बात याद रखना, सेकंड लॉ ने न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करी एंट्रोपी। और इसकी एंट्रोपी मींस रैंडमनेस, कोई भी चीज ऑर्डर में रहना पसंद नहीं करती, डिसऑर्डर वे में रहना पसंद करती है। एंट्रोपी को मेजर करने के लिए डेल्टा एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। सिस्टम के लिए अगर माइनस डी क्यू बाई टी है तो सराउंडिंग में अगर डी क्यू मीन्स हीट चेंज, यहाँ से हीट थोड़ी सी बाहर गई तो डी क्यू मतलब चेंज हो गई, तो ये अंदर से बाहर गई है तो माइनस डी क्यू, और बाहर सराउंडिंग में गई है तो सराउंडिंग की क्या हो जाएगी, प्लस डी क्यू बाई टी। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या रहेगी, टोटल, टोटल की वैल्यू रहेगी जीरो। टोटल की वैल्यू क्या रहेगी बच्चे, जीरो। अगर दोनों में टेम्परेचर में डिफरेंस है माइनस डी क्यू बाई टी वन प्लस डी क्यू बाई टी टू, मतलब ये सिस्टम का है ये सराउंडिंग का है, तो मैं इसको कॉमन निकालूंगी, वन बाई टी वन प्लस वन बाई टी टू। ये ज्यादा फास्ट हो गया, जल्दी से बताओ जिसको समझ नहीं आया अपने माइक ऑन करके प्लीज 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 बोलो, फिर से रिपीट करो करके, और नहीं करना तो बोलो यस मैम। भाई देख लो, जिनको नहीं समझ में आया पीछे रह जाएंगे अगर किसी ने यस मैम बोल दिया तो। यस मैम रिपीट कर दीजिए। यस मैम। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो रहा है, डेल्टा एस जो है वो जीरो हो रहा है। क्यों जीरो हो रहा है आपको यहाँ प्रूफ करके दिखाया। अच्छा देखो, ए से बी अगर कोई चीज बन रही है, क्यों बन रही है, उसकी एंट्रोपी इंक्रीज हुई, ठीक है। और फिर बी से ए भी अगर वो बन जा रही है यानी कि दोनों की एंट्रोपी क्या है, बराबर रही होंगी, तभी वो ए से बी भी जाना पसंद कर रहा है, बी जाना पसंद कर रहा है, तो डेल्टा एस क्या हो गया, जीरो। डेल्टा एस क्या हो गया बच्चे, जीरो, ठीक है। अच्छा जिन बच्चों को ये एंट्रोपी के बारे में ये जो डेरिवेशन वगैरह किया था ना, ये पढ़ना है वो एंड में करना, क्योंकि जिन लास्ट में, क्योंकि फिर बच्चों ने जिन्होंने वो फिर नहीं सुनेंगे और फिर वो बोर हो जाएंगे कि हमने कल भी यही पढ़ा था, ठीक है बच्चे। ये जो सारी चीजें है ना, ये मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगी, जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना, रिवर्सिबल डेल्टा एस क्या होता है बच्चे, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। टोटल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है पता है, जो प्रोसेस खुद हो जाते हैं या फिर लिटिल फोर्स से होते हैं, तो उनके लिए जो एंट्रोपी होती है वो पॉजिटिव होती है। एंट्रोपी क्या है, रेंडमनेस, मतलब कि गैस के मॉलिक्यूल जैसे कि उनमें रेंडमनेस ज्यादा है तो उनकी एंट्रोपी ज्यादा है लिक्विड से, लिक्विड की ज्यादा है सॉलिड से। जो जितना ज्यादा स्टेबल मतलब बधा हुआ है उसकी एंट्रोपी उतनी कम है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। और जो जितना मूव कर सकता है रैंडम मतलब मूव कर सकता है उसकी एंट्रोपी ज्यादा है। तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं ये सब बताएंगे हम, मैं जिन्होंने अटेंड की थी उन्हें बता ही दिया था, ठीक है। क्या बताया था कि डी क्यू बाई टी जो होता है वो डी एस होता है। निराश ना हो बच्चे, मैं आपको बताऊंगी अभी ये, ठीक है। डी क्यू और डी एस हम इसको क्या करते हैं, जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता तो हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन हम क्यों कर रहे हैं, एक तो सम निकालने के लिए, डी क्यू बाई टी के रेशियो का सम निकालने के लिए, क्योंकि ये दोनों हर बार बार चेंज होते जा रहा है, ठीक है, तब इनका इंटीग्रेशन करते हैं। और दूसरी चीज, अगर हमें वैल्यूज प्रेशर वॉल्यूम इन सब की टर्म्स में गिवन होगी तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। इसलिए हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, एंट्रोपी को मेजर करने के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। अगर इंटीग्रेशन नहीं करना है और टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट है तो फॉर्मूला ये है, ds बाई डी क्यू टी। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं, डी क्यू की जगह मैं कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच लिख सकती हूँ,
और टेम्परेचर की जगह T, मेरा ds निकल जाएगा। ठीक है, एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए डेल्टा H बाई T। अगर वेपराइज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है तो ये एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है तो एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा, अगर एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन है तो ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मींस पता है, सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट होना एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है भाई, क्या वो बच्ची वॉइस नहीं आ रही? हेलो हेलो, क्या वॉइस नहीं आ रही? आ रही है मैम। अच्छा, मतलब बच्चों ने लीव किया ना कि कट हो रही है मैम। आ रही है। कैसे कट हो रही है? अपना रिकॉर्डिंग वो देखो, अपने कनेक्शन देखो। बाकी को क्लियर है ना? मैं अपने एक बार सुन लेती हूँ, रुको। बार बार ये पूछ, हेलो यस मैम। हेलो, हाँ वही क्लियर है मेरे पास। चलो, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होता है कि लिक्विड से गैस में, नेटवर्क तो सही है यार, मेरे हैंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट जब होता है तो वो क्या, उससे जो एंथैल्पी रिलीज हो रही है दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो जो एंथैल्पी रिलीज हो रही है दैट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अगर वही मैं यहाँ पे फ्यूजन लिख दूं तो यहाँ जो एंट्रोपी चेंज होगा उसको बोलेंगे एंट्रोपी चेंज ऑफ फ्यूजन। यहाँ अगर वेपराइजेशन लिख दूं तो एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। समझ में आ गई बात? हाँ भाई, दोबारा से ज्वाइन करो। यहाँ तक किसी को क्लियर? सबको क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सबको क्लियर है बात? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो फिर ds dq, अब हम इसका इंटीग्रेशन करके, अब मैं इंटीग्रेशन में सोच रही हूँ ना बताऊं? यस मैम, बता दीजिए। इंटीग्रेशन तो पढ़ाया था फिजिक्स में भी। अच्छा, फिजिक्स में हुआ है ये, तभी बच्चे कह रहे हैं बता दो। मैं कि इनकी तो है ही नहीं सिलेबस में, बस थोड़ा एंट्रेंस एग्जाम में आएगा, फॉर्मूला याद करके जाओ। पर हाँ, फिजिक्स में होगा ये, तो फिजिक्स वाले समझाएं इसको। dq इज इक्वल टू, बच्चे डेल्टा की जगह डी लिख दो। dq इज इक्वल टू du प्लस pd भी लिख सकती हूँ मैं, डिवाइड में t। dq को du प्लस pd भी लिख सकती हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देख लेना, उसको उल्टा सीधा कर लेना, dq इज इक्वल टू du प्लस pd भी आ जाएगा। और हम du को ncv dt लिख सकती हूँ। क्या मैं du को ncv dt लिख सकती हूँ? हमने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट के बारे में। ठीक है, प्लस pdv को nRT, डिवाइड में t तो पहले से ही है, dv बाय v। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब जो कांस्टेंट है उन्हें बाहर निकाल लो। जो कांस्टेंट है ncv कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय t प्लस nr बाहर आ गया, t से t कैंसिल हो गया, अंदर dv बाय v। बताओ जल्दी से, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? फिजिक्स में तो नंबर आ जाएंगे फिर भाई, इतनी 2 बार अगर बच्चे कर रहे हैं तो। सिमरन ठीक है जी, ncvdt। अब देखो भाई, dt बाय dt का इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है log t। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ t क्या होती है? नेचुरल लॉग ऑफ t होती है, किसी इसे डिवाइड होता है। और नेचुरल लॉग ऑफ t को अगर मैं log 10 बेस में कन्वर्ट करूंगी तो 2.303 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करूंगी इसे? 2.303 से, इक्वल टू नेचुरल लॉग को अगर मैं कन्वर्ट कर रही हूँ बेस 10 log t में। ये एक फॉर्मूला है, आपको ऐसे ही याद रखना है। और dt बाय t का इंटीग्रेशन लॉग नेचुरल लॉग ऑफ t होता है। ठीक है, तो हमारे पास कहाँ तक चीजें आ गई थी? ncv dt बाय t, इसका इंटीग्रेशन करना था, प्लस nr इंटीग्रेशन dv बाय v। t कट गया था, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना, t कट चुका है, नीचे था ये डेल्टा s के लिए, क्योंकि मैं कर रही हूँ एंट्रोपी चेंज के लिए। ncv, और इसको मैं नेचुरल लॉग ऑफ t लिखूंगी, नेचुरल लॉग ऑफ t, इंटीग्रेशन की वैल्यू लिखी मैंने ये,
एन आर, इंटीग्रेशन की वैल्यू लिखी नेचुरल लॉग ऑफ v। समझ में आया? डेल्टा एस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग को हटा के 2.303 करूंगी, एन सी करूंगी, लॉग 10 लगाऊंगी और t को t2/t1 मैंने ये लिमिट्स पुट करी है। लिमिट्स मींस फाइनल टू इनिशियल। अब तो हो गया होगा इंटीग्रेशन चैप्टर में। एन आर 2.303 log 10 v2/v1 हो जाएगा। आ गया समझ में यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? मैम ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, ऐसे करके पूछो। राधिका, सिमरन, सुहेल, यस मैम। जहां समझ नहीं आ रहा वैसे पूछो कि ये कैसे आया। अगर जिससे कोई ऐसा अगर सिंबल मिल गया, भाई कोई ऐसा मिल गई प्रॉपर्टी, वो कहाँ से आई तो पूछ लो। शुभम, श्री, शिथमा, समझ में आ गया? सृष्टि, सान्यवी, यस मैम समझ आ गया। यस मैम। जुकाम लग गया लड़की को। 2.303 NCV log 10 T2/T1 ये मेरा फॉर्मूला आ गया। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है यानी कि टेम्परेचर क्या है बच्चे, कांस्टेंट है, T1/T2 है, T1 इज इक्वल टू T2 हो जाएगा, ये वाली टर्म 1 हो जाएगी, log 10 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है बच्चे, ये 1 हो जाएगा और log 10 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। ये वाली पूरी टर्म आपकी 0 हो गई। डेल्टा एस की वैल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस में एन आर 2.303 log 10 v2/v1 होती है। ठीक है भाई? ठीक है मेरे विद्यार्थियों। ओके मैम। ये क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में। शुभम, सृष्टि, विकास, बताओ बच्चे, ये क्वेश्चन किया था हमने एग्जाम में क्लास में लास्ट टाइम? अरे हाँ नो मैम। ठीक है। फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एंट्रोपी चेंज इज -549.4 जूल पर केल्विन एट 298 केल्विन। ये कह रहा है कि इसकी एंट्रोपी नेगेटिव है, फिर भी ये जो प्रोसेस है वो क्या है बच्चे, स्पॉन्टेनियस है। ये कह रहा है क्यों, ऐसा क्यों है? आपके एग्जाम में सीबीएसई में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये क्यों भाई, ये क्यों आपका स्पॉन्टेनियस हो रहा है, ये नेगेटिव है, जबकि हमने देखा कि एंट्रोपी पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन बच्चे मैं इसका अगर डेल्टा एस टोटल निकालूंगी ना, टोटल सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो ये आएगी पॉजिटिव। इसलिए ये रिएक्शन जो है क्या है, अब निकाल के दिखाना है। सिस्टम की एंट्रोपी तो गिवन है मुझे, और सिस्टम की मुझे क्या गिवन है, एंथैल्पी भी गिवन है। डेल्टा आर एच बाई टी गिवन है। ये क्या मैंने आपको ये बताया, डेल्टा एस सिस्टम अगर पॉजिटिव है तो सराउंडिंग नेगेटिव होगा, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा। साक्षी, क्या मैंने ये बताया था? सिस्टम अगर क्या है, साक्षी तो जस्ट ज्वाइन ही किया। एंट्रोपी ये साक्षी कर चुकी होगी। ये तो सिस्टम है, एंथैल्पी चेंज डिवाइड में टी, ये क्या है, सिस्टम की एंथैल्पी निकाल, एंट्रोपी निकल जाएगी इससे। सराउंडिंग की क्या आएगी, अरे हाँ यार ना तो बोल, सराउंडिंग की क्या हो जाएगी बच्चे, माइनस डेल्टा आर एच बाई टी। वैल्यूज पुट करो, मुझे सराउंडिंग की चाहिए, सिस्टम की मेरे पास है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मुझे दिया है, क्या दिया है, -1648। सिस्टम की अगर डेल्टा आर एच बाई टी है होता है, ठीक है, तो सराउंडिंग का माइनस डेल्टा आर एच बाई टी होता है। और सिस्टम का यही होता है क्या, वो इसने हीट दी है, सिस्टम ने क्या किया है, हीट को क्या किया है, सिस्टम ने हीट को दिया है तो ये डेल्टा आर एच बाई टी लिखना आपको फॉर्मूले में, वो अपने आप आ जाएगा वैल्यू से। ऊपर देखो दी है तो इसलिए ये नेगेटिव साइन है ना। अगर मैं इसको यहाँ पुट कर दूंगी सराउंडिंग की निकालने के लिए, तो क्या ये पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? जरा ध्यान से देखो इस पेज को। मैं ये कह रही हूँ सिस्टम की एंट्रोपी डेल्टा आर एच बाई टी होती है और सराउंडिंग की होती है माइनस डेल आर एच बाई टी। ठीक है, डेल आर एच बाई टी की डेल आर की वैल्यू मैंने पुट, ये एंथैल्पी चेंज की वैल्यू पुट करी, 298 पुट किया, और जब मैंने इसको सराउंडिंग के लिए पुट किया तो वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। वैसे भी आपको याद रखना है, हीट अगर सिस्टम से गई है, पता चल रहा है ना हमें यहाँ से हीट क्या गई है, सिस्टम से गई है, सराउंडिंग में गई है, तो सराउंडिंग की क्या हो गई होगी, पॉजिटिव।
चंचल लास्ट क्लास अटेंड की थी बच्चे? यहां तक समझ में आ गया सबको? यस मैम। शितमा ने तो यस मैम बोल दिया, वंश भी बोल दे तो मैं समझ जाऊंगी कि आ गया। फिर से रिपीट कर दूंगी वंश में सारे बच्चों के लिए। समझ में आया यहाँ तक? अब जो इसकी वैल्यू आएगी, वंश 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 नहीं बोलेंगी। मैम बस एक चीज बता दीजिए, जो वो हाँ डेल्टा आर एच नेगेटिव में था तो यहाँ पे भी माइनस, तो वही उसी वजह से प्लस हो गया ना ये? हाँ, ये प्लस हो गया उसी ठीक है। वही। अगर आप, ये तो मैंने ऐसे फॉर्मूले से रख के बताया, अगर आपको ना ये चीज नहीं देखनी, आप सिर्फ इतना देखो, सिस्टम से हीट गई तो यानी कि सराउंडिंग में गई, और पॉजिटिव यानी कि सराउंडिंग वाला आपको पॉजिटिव रख के वैल्यू करनी है। ये वैल्यूज जो है पॉजिटिव रखनी हो जाएगी आपकी। ठीक है? ओके मैम। राठौर जी लेफ्ट हो गए जी। हमने पढ़ लिया ये, हम तो नहीं पढ़ेंगे, कह रहे हम दोबारा नहीं पढ़ना चाहते। ठीक है, ये वैल्यू जो है आपका 5-6 समथिंग कुछ आंसर आ रहा होगा, मुझे याद नहीं ठीक इसकी वैल्यू, 5604 जूल करके कुछ आएगी। ठीक है, जो भी आ रही होगी। ठीक है भाई रिदा, साक्षी आंसर निकाल के बताओ जल्दी से। कुछ वैल्यूज आएगी और दोनों को प्लस करेंगे तो डेल्टा एस टोटल जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। आ जाएगा ओवरऑल डेल्टा एस पॉजिटिव? सान्या, डेल्टा एस, डेल्टा सिस्टम प्लस सराउंडिंग होता है, सिस्टम की नेगेटिव दी हुई है, सराउंडिंग की हमने निकाली, सराउंडिंग की हमने निकाली तो फिर हमने देखा कि सराउंडिंग की वैल्यू पॉजिटिव आई, क्योंकि इसने हीट सिस्टम ने दी थी, हीट दी थी तो माइनस क्यू था, और हीट सराउंडिंग में गई तो प्लस क्यू। ठीक है, सराउंडिंग में क्या हुआ, हीट गई तो प्लस। समझ में आ गया तक बात? कुछ रिपीट करने की जरूरत नहीं। डेल्टा एस टोटल जो है निकल जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, निकाल लोगे ना? आंसर लिख के दिखाऊं क्या? सृष्टि बताओ बच्चे, सृष्टि, शितमा, सान्या, साक्षी, सब सो गए, सब सो गए। यस मैम। क्या सो गए? नो सो गए मैम। क्या? मैम क्या? No, ma'am. मैम यहाँ अकेले थोड़ी बैठी है, तुम्हारे साथ बैठी है ना। मैं कह रही हूँ ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, ये पॉजिटिव है, सराउंडिंग की इस सिस्टम की नेगेटिव है, दोनों को ऐड करूंगी, आंसर पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा टोटल? यस मैम। तो बस यही Yes. बताना है कि हाँ टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आ गया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन कर सकते हो, पिछली क्लास में किया था, जिन्होंने किया था ठीक है, नहीं किया था जिन्होंने वो दोबारा करे, जिन्होंने किया था वो भी दोबारा करे। द एंट्रोपी चेंज इन द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 2 मोल ऑफ आइडियल गैस फ्रॉम 10 to 100। एंट्रोपी चेंज बताना है। अभी हमने एंट्रोपी चेंज का एक फॉर्मूला ड्राइव किया, ये आपका प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन है। डेल्टा एस करा था, और जरूरी नहीं नीट में आया था, अब तो पता है कंपटीशन इतना बढ़ गया है, एक तो तुम्हारा सिलेबस भी तुम्हें खुद ही पता होगा, तुम्हें फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है, तुम पहले ही परेशान रहते होंगे, फिर ऊपर से तुम्हें घर से ट्यूशन, मतलब अपने ट्यूशंस भी करने हैं, ये भी क्लास लेनी है, वो भी क्लास लेनी है, मतलब सेल्फ स्टडी का तो बिल्कुल टाइम नहीं है। बच्चे अपने लिए सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालें। ठीक है, और टेस्ट अपने देते रहे। टेस्ट 12th क्लियर हो जाएगी, उसके बाद कहीं अगर नहीं होएगा एंट्रेंस में तो आप चाहोगे कि आप खरीदोगे टेस्ट, कि भाई कोई हमसे टेस्ट ले ले, तो इसलिए हम खरीदे बाहर से, इंस्टीट्यूट से वगैरह, कई अलग अलग जगहों से। अब अवंती जो टेस्ट लेता है, चाहे आपको आता है नहीं आता, आप टेस्ट में जरूर बैठे। ठीक है, उन क्वेश्चंस को दोबारा करके देखें, ना समझ में आए पूछे टीचर्स से अपने। ठीक है, डेल्टा एस का फॉर्मूला हमने किया था NCV 2.303 log T2 by T1। ठीक है, प्लस 2.303, मैं बार बार इसलिए लिखती हूँ देखो कि याद हो जाए, तुम भी बार बार लिखो ताकि तुम्हें सोचना ही ना पड़े, तुम्हारे हाथ से अपने आप याददाश्त चली जाए पर फॉर्मूला ना जाए, साइन याद रहते हैं ना, ऐसे ही रहेंगे याद। NCV 2.303 log T2 by T1 ये किया था। प्रोसेस आइसोथर्मल है, पहले ही बताया था, आइसोथर्मल के लिए ये वाली टर्म जो होती है वो क्या हो जाएगी बच्चे, T2 इक्वल टू T1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, डेल्टा S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 एंड R log V2 by V1। है ना भाई इजी क्वेश्चन, वैल्यूज पुट करो, न्यूमेरिकल से डर किसको लगता है, फॉर्मूला याद रखो, वैल्यूज जो जो बोली है वो पुट करते जाओ। N की जगह 2 मोल्स 2 मोल्स, R की जगह 8.314 log V2 कितना है 100, V1 कितना है 10।
10 0 से 0 कैंसिल हो गया। log 10 की वैल्यू जो होती है बच्चे वो 1 होती है। 2 याद रखनी है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। 2.303 2 मल्टीप्लाई 8.314। आंसर बताओ, नहीं तो एग्जाम ना हो टाइम यहीं छोड़ के आगे बढ़ जाना, मैम अपने आप देख लेगी क्या आंसर है। हो गया, आ गया आंसर? कॉपी किताब लेके जो बैठे हैं, सान्या भी। प्रिया मांझी कहाँ चली गई भाई? विकास, प्रिया ने सोचा कहीं मुझसे ना पूछ ले भाई। रिदा, आंसर बताओ बच्चे। जीनत, जहरा, सुमित जी कहाँ गए थे? मैम निकाल लें। सुमित, सुमित फिर चला जाएगा, बोला भाई मेरा नाम कैसे बोल रही है, मैं तो अभी आया ही हूँ, मैं सेटल भी नहीं हुआ। बाकी बच्चा आंसर निकाले। 2.303 2 8.314। और सुमित मैम आ गया आंसर। क्या आया बच्चे? सुमित, हाय मैम, इतना 38 इतना भाव कौन खाता है भाई? हाँ बोलो बच्चे। 38 0.294284। जो भी आया हो 38.2 मान लेते हैं, ठीक है। जूल पर मोल पर केल्विन। और एक और बात याद रखनी है, एंट्रोपी की यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन। आपके फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स टिक मार्क कहीं पे भी आ सकता है। एंट्रोपी की यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। वर्षा, वंश, सुमित मैम तो 0.29 आया है। 38.29 ना? यस मैम। ठीक है। सान्वी का नहीं आया। सान्या, आपका? सान्वी, रावत जी कैसे नहीं हुआ? सुस्त पड़ी हो? मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देते हैं फटाफट से। 38.274 आया है। ठीक है, ठीक। तो क्वेश्चन हो जाएगा, एग्जाम में आएगा इस तरीके का क्वेश्चन हो जाएगा। वॉल्यूम की अगर डिजिट कहीं चेंज हो गई, आइसोथर्मल रिवर्सिबल जहां लिखा है आपको ये फॉर्मूला लगा देना है आंख बंद करके। आइसोथर्मल और रिवर्सिबल, ठीक है। प्रेशर अगर दिया होगा, ये वॉल्यूम की जगह प्रेशर दिया होगा तो ये P1/P2 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अगर वॉल्यूम की जगह बच्चे देखो प्रेशर अगर होता है तो आपका फॉर्मूला ये हो जाता है NCP 2.303 log T2/T1। मुझे याद आ रहा है शायद लास्ट क्लास में ना मैंने यहाँ CV ही लिखा हुआ था, तभी पता है मैंने वो जो थी ना जो वो था आपको नहीं सेंड किया था P1/P2। मुझे याद नहीं इस क्लास में हुआ है या फिर दूसरी क्लास में हुआ था। ये मैंने CV लिख दिया यहाँ पे। अगर आपकी चीजें CP में है ना तो यहाँ पे P1/P2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा बच्चे? P1/P2। और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये वाली, अगर प्रेशर वहां पे गिवन होगा वॉल्यूम की जगह, तो आपको कुछ नहीं करना है, NR 2.303 log P1/P2 लिख देना है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। वॉल्यूम दे रखा है ना वहां पे, वहां प्रेशर दिया होगा, प्रेशर दिया होगा तो P2/P1 मत करना, P1/P2 करना है। और आइसोथर्मल लिखा रहेगा तो ये वाली टर्म तो वैसे भी हो जाएगी। अगर आइसोथर्मल नहीं लिखा तो CP की वैल्यू गिवन होगी। CP की वैल्यू गिवन नहीं होगी तो मतलब मोनोएटॉमिक उसके लिए दी होगी, मतलब आपको निकालनी होगी, ठीक है। वैसे गिवन होगी आपको, ठीक है। और वो इतनी लंबी कैलकुलेशन देते ही नहीं है क्योंकि एग्जाम में फटाफट करना होता है, तो वो सिर्फ इतना सा ही देते हैं। और यहाँ पे भी लॉग की वैल्यू ना ऐसी देंगे कि जैसे 10 आ रही होगी या 2 आ रही होगी, कि ऑब्वियस है कि आपको याद हो, ठीक है भाई। अच्छा तुम सब लोग यहाँ पर हो, चलो ये क्वेश्चन हो गया, नहीं हुआ था ना? एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर एट 373 केल्विन टू वेपर एट द सेम टेम्परेचर। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? श्रीतमा, शुभम, सुहेल, बच्चे। सुमित तो भाई बड़े एटीट्यूड में, सुमित ने तो मेरा गला थका दिया बोल बोल के। इतना भाव तो मैंने किसी को नहीं दिया भाई। रिदा, रिदा ने भी मुझसे बात नहीं करी आज। जीनत, मैम जीनत ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था बच्चे। मैम मैं लास्ट क्लास में नहीं थी शायद। ठीक है, आपके लिए तो बहुत अच्छी बात हो गई, तो फिर ये क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ, ठीक है भाई जीनत।
आपने एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला किया है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन में T करा था ना, अभी हमने ये फॉर्मूला बताया था ना मैंने जल्दी Yes, बाजी में ma'am. कि dq बाई टी होता है, dq को आप डेल एच लिख सकते हैं, वेपराइजेशन पूछ रहा है तो वेपर ये लगा देंगे नीचे से वेपराइजेशन। बच्चे की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन गिवन है 2.257 किलो जूल है, तो इसको जूल में कन्वर्ट किया 10 की पावर 3। टेम्परेचर आपको गिवन है 373। ऐसा भी हो सकता है स्टैंडर्ड कंडीशन लिखा हो, टेम्परेचर गिवन ना हो, तो आपको याद रखना है लिक्विड से गैस वाटर जो होता है बच्चे वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है ना। वेपर कब बनते हैं वाटर के? Yes, ma'am. 100 degree. 100 डिग्री सेल्सियस पे बनते हैं, तो अगर इसे केल्विन में चेंज करूंगी तो 373 केल्विन आएगा। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो रहता है लिक्विड से गैस का वो 373 रहता है। अभी तो दिया है, क्या पता बाई चांस ना दिया हो, ठीक है। तो आपको 2.257 10 की पावर 3 अपॉन में 373 आपने पुट करा टेम्परेचर की वैल्यू। एक और चीज इस क्वेश्चन में है कि ये किलोजूल पर ग्राम दिया है। ये क्या दिया है बच्चे? किलोजूल पर ग्राम हीट दिया है। आपको 1 मोल के लिए निकालना है। 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं वाटर के? 18 ग्राम होते हैं। 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं बच्चे? Ma'am, आप 2.257 to 10 power 3 कैसे है? किलो जूल से जूल में कन्वर्ट किया। Okay. हाँ, अब 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं? 18 ग्राम होते हैं, और ये 1 ग्राम के लिए दिया है, तो मैं इसे 18 से मल्टीप्लाई करूंगी, तब ये मेरी 1 मोल के लिए निकलेगी। क्वेश्चन में एंट्रोपी हमेशा 1 मोल के लिए निकालनी होगी। अगर 1 मोल बोला है तो 1 मोल के लिए निकालनी होगी, ठीक है। तो 1 मोल में 18 ग्राम होते हैं, और ये 1 ग्राम की दी थी, तो 18 के लिए निकालनी है, 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। सृष्टि, सान्यवी, हाँ बोलो बच्चे। Yes, ma'am. समझ में आया ये बात? 18 कहाँ से आया? वैल्यू पर ग्राम के लिए दी थी और मुझे 1 मोल के लिए निकालनी थी। 1 मोल में 18 ग्राम होते हैं, इसलिए मैंने इसे 18 से मल्टीप्लाई किया। जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन के लिए, ठीक है। अरे नहीं बोलेंगे ये बच्चे, इनको रजाई के अंदर हाथ से माइक खोलने के लिए हाथ निकालना पड़ेगा ना बाहर। ये क्वेश्चन हुआ था, नहीं हुआ था तो करके बताओ। एंट्रोपी निकालना है। एंट्रोपी कैसा फंक्शन होता है बच्चे? स्टेट फंक्शन होता है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि एंथैल्पी के लिए हमने निकाला था, एंथैल्पी चेंज कैसे निकालते थे? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते थे, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं अटेंड करी है पहले, कभी कोई नहीं पता हो जिन्हें, उनके लिए बता रही हूँ। एंथैल्पी चेंज निकालते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो भी होते हैं, यानी कि जो आगे से लिखे रहते हैं, इनको भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसी एंट्रोपी के लिए भी डेल्टा एस, क्या किसी ने आंसर निकाल लिया है? डेल्टा एस इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है भाई, ठीक है। प्रोडक्ट की एंट्रोपी क्या? H2O प्रोडक्ट है, 68 जूल पर केल्विन लिखा है, 68 मैंने लिखा, 2 स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है? ये 2H2, 2H2 की जगह वैल्यू पुट करूंगी H2 की 126.6 मल्टीप्लाई 2 प्लस O2 की वैल्यू पुट करी 201। क्या कहती है पब्लिक? क्या कहती है पब्लिक? दीपा, आपने अभी ज्वाइन किया बच्चे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी ये आपने कहीं मतलब देखा भी नहीं होगा आपके एनसीईआरटी में, लेकिन आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके सामने टकरा सकता है। आपको एंट्रोपी चेंज निकालना होगा, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एंट्रोपीज गिवन है, लिखी यहाँ पे 68, स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया, रिएक्टेंट की एंट्रोपी ये वैल्यूज गिवन है, H2 की ये गिवन है, O2 की ये गिवन है, ठीक है ना। रिएक्टेंट में जो जो थे वो लिखे, और जिनके पास स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट था उनके एंट्रोपीज को भी उनके स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया और आंसर निकाल दिया। एंथैल्पी की जगह एंट्रोपी क्यों रखा? अरे एंथैल्पी तो मैंने समझाने के लिए बताया था बच्चे, कि जैसे हम एंथैल्पी में लिखते थे, क्वेश्चन में हमसे उसने स्टैंडर्ड एंट्रोपी पूछा है, तो मैंने बस याद दिलवाया, दो जगह याद न रखना पड़े,
कि जैसे हम एंथैल्पी चेंज निकालते थे ना, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ऐसे एंट्रोपी भी निकालेंगे, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट उसमें भी मल्टीप्लाई करते थे, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। समझे? हाँ 318 भाई मुझे नहीं पता आंसर, अगर किसी ने 318.2 लिख दिया तो मैंने भी यहाँ लिख दिया, बाकी सारे चेक कर लें, आंसर ये नहीं भी हो सकता है, नेगेटिव में आएगा आंसर आई थिंक। ठीक है, आंसर किस में आया बच्चे? नेगेटिव में। प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? अब आ जाते हैं, अरे किसी ने नहीं बताया क्या होगा प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि एंट्रोपी अगर नेगेटिव तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। अब आ जाते हैं हम, देखो हमने क्या कहा पहले, एक बार फिर से एग्जांपल ले लेती हूँ। पहाड़ों से पानी नीचे बहता है, हमेशा एनर्जी लॉस करता है, नीचे ऊपर पोटेंशियल एनर्जी हाई है, नीचे लो है। हमने देखा है हमेशा टेम्परेचर हॉट बॉडी से कहाँ जाता है, कोल्ड की तरफ जाता है, ठीक है ना, जो हीट होती है वो हॉट से कोल्ड की। तो हम देख रहे हैं कि हमेशा हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। हाँ नहीं, वो एंट्रोपी पे भी डिपेंड करेगा ना, हमेशा थोड़ी होगा। अगर वो उसकी एंट्रोपी कुछ ऐसा कमाल कर दे रही होगी, मतलब इतनी ज्यादा पॉजिटिव हो रही होगी कि वो ना नेगेटिव, अभी बताऊंगी, आ रहा है ना, बस यही तो पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने नहीं देते हो, अपने आप बीच में बोलोगे। ए प्लस बी प्लस हीट निकल रही, तो हमने देखा कि हमने कहा कि भाई जितने भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होंगे ना, हीट रिलीज हो रही होगी, तो हम कह देंगे कि वो स्पॉन्टेनियस होंगे। लेकिन हमें कुछ रिएक्शन ऐसी मिल गई जो एंडोथर्मिक थी, हमें कुछ रिएक्शन कैसी मिल गई जो एंडोथर्मिक थी, और वो क्या हो रही थी, तब भी एंडोथर्मिक प्रोसेस थी, लेकिन फिर भी वो क्या थी, स्पॉन्टेनियस थी। तो हमने कहा भाई एंथैल्पी तो हमें नहीं बता पाएगा कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या फिर नहीं है। फिर हमने देखा एंट्रोपी को, फिर हमने एंट्रोपी के साथ देखा बड़े सारे झंझट थे, एंट्रोपी बता ही नहीं पा रहा था कि वो पॉजिटिव होगा या स्पॉन्टेनियस होगा, वैसे तो पॉजिटिव होगा तो, लेकिन हमने देखा कि उसके साथ एंथैल्पी का भी रिलेशन आ रहा है। कोई कोई प्रोसेस ऐसे हैं जो नेगेटिव एंट्रोपी लेकिन फिर भी क्या है, स्पॉन्टेनियस होते हैं, ऐसे कैसे हो रहा है? तो हमने फिर निकाला एक न्यू टर्म, आखिरी रास्ता निकाला हमने, किसके लिए? आखिरी रास्ता हमने निकाला अपनी स्पॉन्टेनिटी को देखने के लिए कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या फिर नहीं है। उसके लिए हमारे पास न्यू टर्म्स आई, गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको हमने डिनोट किया जी से। गिब्स फ्री एनर्जी ने क्या कहा, गिब्स फ्री एनर्जी क्या थी, अगर कोई भी सिस्टम है उसके अंदर जो हीट, उसके अंदर जो एनर्जी, हीट नहीं एनर्जी जो बची है वर्क करने के लिए, उसके अंदर जो एनर्जी है क्या करने के लिए, वर्क करने के लिए, जी को मैं कह देती हूँ माइनस ऑफ नॉन यूजफुल वर्क, नॉन यूजफुल नहीं, यूजफुल, क्या वर्क, यूजफुल वर्क, वो एनर्जी जो सिस्टम के अंदर है, जो मतलब काम कर सकती है, ये वो वाला काम नहीं है कि एक्सपेंड हो गई, मतलब पीडीवी वाला, वो वाला वर्क नहीं, ठीक है, एक्सपेंड नहीं हुआ है, लेकिन उसके अंदर एबिलिटी है क्या करने की, वर्क करने की, उस सिस्टम के अंदर क्या है, वर्क करने की। सुमित ने अब आंसर लिखा, भाई सुमित कहते गजब एटीट्यूड, बंदा नहीं पिघलेगा है। गिव्स क्या है, माइनस वर्क ऑफ यूजफुल वर्क, क्या है, यूजफुल वर्क, जो सिस्टम के अंदर एक ऐसा वर्क जो कि क्या करेगा, वर्क करे, ऐसी एनर्जी जो वर्क कर सकती है, जो क्या कर सकती है बच्चे, वर्क कर सकती है। ठीक है, ये समझ में आ गया, गिव्स हंस बात में लेना, गिव्स समझ में आ गया क्या है, सिस्टम के अंदर वो एनर्जी जो क्या कर सकती है, वर्क कर सकती है, उसके अंदर एबिलिटी है, वो वर्क करेगी, नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव मतलब वर्क नेगेटिव फॉर्म में बाहर निकालेगी ना, वर्क कर सकती है, तो इसको नेगेटिव ऑफ, ये डायरेक्ट आ जाता है, डायरेक्ट, कि क्या बताओ भाई, ये दिख रहा है, अब दिख रहा है क्या, मेरा ऑरेंज पेन के नीचे ये पीला पेन दिख रहा है, नहीं दिख रहा? मैम दिख रहा है। हाँ, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि G इज इक्वल टू माइनस W, यूजफुल नॉन यूजफुल, प्लस लगा देंगे, माइनस लगा के 4 ऑप्शन खड़े कर देंगे, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन कि क्या था। बस ये दिमाग में इस पिक्चर को छाप लो, एक दूसरे पेन से भी रख कर लिख लेती हूँ, क्या पता अच्छे से छप जाए।
क्या, G इज इक्वल टू माइनस वर्क, यूजफुल वर्क। सही है बच्चे, ये डायरेक्ट आ जाएगा, आपको टिक लगाना है। इसमें क्या है, गिब्स क्या है, सिस्टम के अंदर जो यूजफुल वर्क है उसका नेगेटिव। ठीक है, वो गिब्स देखो बार बार बता दिया, कितनी बार बता दिया, इससे ज्यादा नहीं बताती। y इज नेगेटिव, बच्चे वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, वर्क उसके अंदर एबिलिटी है वर्क करने की, जो वो करेगा। ठीक है ना, तो वर्क करेगा तो क्या करेगा, वो बाहर निकालेगा उस एनर्जी को, तो नेगेटिव वर्क यूजफुल। ठीक है, जी उसको जो रिलेशन होता है GH माइनस TS होता है। जैसे कि हम वो नहीं निकालते, क्या एब्सोल्यूट वैल्यू एंथैल्पी की नहीं निकल सकती, इंटरनल एनर्जी की निकल सकती, ऐसी जी की भी नहीं निकल सकती। हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा जी। सबके आगे डेल्टा लगा दो। क्या यहाँ तक क्लियर है, सबके आगे डेल्टा लगा दिया। अब हमेशा गिब्स फ्री एनर्जी हम कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे निकालेंगे, क्योंकि हमारे जो भी रिएक्शंस होती हैं हमारे लैब वेब में, वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती हैं और कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है। हमने देखा ना, टेम्परेचर जो है वो थ्रू आउट दी प्रोसेस जो है कांस्टेंट रहता है, ऐसा बाई चांस ही हुआ कि वो चेंज हो रहा होगा। तो गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो क्या होगी बच्चे, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। ये भी लिखा होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। वी पी लिख कर दे देंगे, टी मतलब कुछ और लिख कर दे देंगे, आपको याद रखना है गिब्स फ्री कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे निकलती है। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है सब सो गए। नो मैम। क्या बच्चों मैम। आपको पढ़ने में मजा आ रहा है? नहीं। यस मैम। यस मैम। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होते हैं। तो डेल्टा H माइनस कांस्टेंट है टेम्परेचर, बाहर निकाल दिया, T डेल्टा S। अरे यार ये सेव होता है ना, मेरी राइटिंग एक ऐसी इतनी बकवास और बकवास निकल कर आ जाती है। हो गया, यहां तक समझ में आ गया। टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकाल दिया, डेल्टा के साथ उसका अब कोई लेना देना नहीं है, T डेल S। फॉर्मूला आ गया डेल्टा G का। और इस फॉर्मूले को ऐसे रट लो कि आपके सपने में भी अब आके आए और एक कतई गजब तरीके से याद हो जाए। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा, डेल्टा H गिवन होगा, टेम्परेचर गिवन होगा, एंट्रोपी गिवन होगी, G पूछेगा निकल जाएगा, टेम्परेचर पूछेगा, बाकी तीन चीजें गिवन होंगी तो निकल जाएगा। ठीक है, Yes, इन ma'am. चारों में से कोई भी तीन गिवन हो, एक पूछी हो तो निकल जाएगा फॉर्मूले लगा के। न्यूमेरिकल से डरने की कोई बात नहीं है, जहां पे भी गिव्स आ गया वहां पे ये वाला फॉर्मूला लगाओ और देखो कि H दिया है, S दिया है। अगर H नहीं दिया होगा उसकी जगह तो आपको U दिया होगा। क्या दिया होगा, इंटरनल एनर्जी दी होगी। तो आपको पता है डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT फॉर्मूला होता है ना ये, या फिर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V होता है ना, Ma'am. ये दो फॉर्मूले होते हैं। तो इससे पहले डेल्टा U से पहले डेल्टा H निकालोगे, डेल्टा H की वैल्यू पुट करोगे, फिर T डेल्टा S की वैल्यू गिवन होगी। 1% है, लगाओ फिर फॉर्म चेंज कर रहा हूँ, उसको ही चार्ज पे लगाओ। ठीक है भाई, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। जल्दी करो, बहुत अमेजिंग चीज, अब मतलब अब इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है जो एग्जाम में आएगी। एग्जाम में तो मतलब सभी एग्जाम में आने वाला है, फिर भी मैं एक बार ना बता देती हूँ किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ना, तब ये निकल जाएगा आंसर। अब देखो, अब निकालते हैं हम क्या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा इसके। NGRT बच्चे, NG मीन्स है नंबर ऑफ मोल्स। ये तब NG का यूज यहाँ पर है बस। वो PV इज इक्वल टू NRT था, वो था तुम्हारा आइडियल गैस इक्वेशन से। डेल्टा H डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT इसलिए बोलती हूँ, अगर आपने ली होती ना क्लास और पढ़ा होता पहले तो आपको पता होता ये G क्यों है। ये G है गैसियस मोल्स के लिए। सपोज यहाँ से मेरा H2O, लिक्विड से H2O गैस बना, यहाँ पे सिर्फ हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस देखने हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या देखने हैं बच्चे, गैसियस मोल देखने हैं। तो 1 है प्रोडक्ट में, डेल्टा N होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। और जो
प्रोडक्ट में कितने गैसियस मॉलिक्यूल हैं? 1। रिएक्टेंट में कितने हैं गैसियस? एक भी नहीं है। लिक्विड है, लिक्विड गैस नहीं है तो 0। तो डेल्टा एन जी इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैं डेल्टा एन सिर्फ गैसियस मॉलिक्यूल के लिए ही। समझ में आ गया बच्चे? अब आप समझ लो। क्या क्या सुमित क्या बोल रहा है? Adarsh, you are saying like that you are giving every answer of ma'am. अरे यार तुम लोग अगर ऐसे बात करोगे मैं चैट बंद करनी पड़ेगी। अब कोई बच्चा चैट पे मैसेज नहीं करेगा। मैं यहाँ बक बक कर रही हूँ और इनकी बातें चल रही है। समझ में आ गया बच्चे? जिसने पूछा था मुझसे डेल्टा एन जी क्यों लिखा है? सो गए क्या? नहीं? हाँ मैम। ठीक है। यस मैम। मैं आपका कमेंट पे बिल्कुल कोई जवाब ही नहीं दूंगी। कौन कह रहा है यस मैम सो गए करके? मैम सोए नहीं है। डेल्टा एच, ठीक है। अब जल्दी से एक चीज देख लो। टीम डेल्टा और डेल्टा जी बच्चे जिस प्रोसेस के लिए हमने पढ़ा नेगेटिव, ये तुम सबको पहले से पता था यार, मुझे कमेंट में बहुत सारे दिख रहे थे। डेल्टा जी नेगेटिव मतलब प्रोसेस कैसा? स्पॉन्टेनियस। एंट्रोपी के लिए उल्टा था, याद रख लेना, भूलना मत। डेल्टा जी पॉजिटिव मींस प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी अगर 0 मतलब प्रोसेस इक्विलिब्रियम। ये 3 बातें याद है सबको? डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है मतलब उसके अंदर कैपेसिटी है वर्क करने की सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस होगा प्रोसेस। डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब कि भाई वो तो नहीं कर सकता। जहरा सैफी कहाँ चले गए थे बच्चे? डेल्टा जी पॉजिटिव मींस नॉन स्पॉन्टेनियस, सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। डेल्टा जी 0 मतलब कि वो इक्विलिब्रियम पे है। ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम। डेल्टा एच एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या होता है? अब हम एक बनाएंगे ग्राफ, वो चार्ट जैसा, ठीक है। एक बार डेल्टा एच को रखें, एक बार डेल्टा एच को रखेंगे। डेल्टा एच मैंने डेल्टा एच फेवरेबल कंडीशन रखते हैं सबसे पहले। डेल्टा एच फेवरेबल कब होता है? जब नेगेटिव हीट बाहर निकाल रहा हूं, मतलब कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब देता है? एक्सोथर्मिक में। और डेल्टा एच स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब देता है? जब वो पॉजिटिव हो। जब वो क्या हो बच्चे? पॉजिटिव हो। तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू कुछ भी रख दूं और यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू कुछ भी रख दूं, तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा? डेल्टा जी इसके लिए नेगेटिव आएगा और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा ना, चाहे एच की वैल्यू कितनी भी छोटी हो, चाहे टी डेल एस की वैल्यू कितनी भी छोटी हो। अगर ये क्वेश्चन है एग्जाम में, बताओ फेवरेबल कंडीशन क्या रहेगी? क्या रहेगी? माइनस डेल्टा एच माइनस डेल्टा वी और डेल्टा एस पॉजिटिव अगर रहेगा तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, तो ये यहाँ से भी नेगेटिव आएगा, यहाँ भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव 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 ही आएगा, और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो यानी कि प्रोसेस क्या होगा बच्चे? स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये फेवरेबल कंडीशन है कि हर हाल में डेल्टा एच जब नेगेटिव है, डेल्टा एच जब पॉजिटिव है, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अब एक बार डेल्टा एच को नेगेटिव ही रखते हैं और डेल्टा एस को नेगेटिव रख देते हैं। अब हमने क्या किया, डेल्टा एच अगर नेगेटिव रखा है और डेल्टा एस भी अगर नेगेटिव रख दिया, तो ये वाली टर्म पॉजिटिव नहीं हो जाएगी बच्चे? अगर मैंने डेल्टा एस को नेगेटिव रख दिया तो ये वाली टर्म मेरी पॉजिटिव होगी नहीं होगी? यस मैम हो जाएगी। हाँ, और तो यानी कि मेरा डेल्टा एच टी डेल्टा एस से बहुत ज्यादा होना चाहिए, वैल्यू इसकी ज्यादा होनी चाहिए, तब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगी तो मेरी डेल्टा जी नेगेटिव निकलेगा। कब निकलेगा डेल्टा जी नेगेटिव? जब डेल्टा एच ग्रेटर होगा। इस वाले केस में जब डेल्टा एच क्या होगा? बहुत ज्यादा ग्रेटर होगा टी डेल्टा एच से, ताकि माइनस करने पे आंसर नेगेटिव आए और ये वैल्यू डेल्टा जी की नेगेटिव हो जाए। तब ये कंडीशन क्या होगी? फेवरेबल हो जाएगी, जब डेल्टा एच टी डेल्टा एच से बड़ा हो। कब? डेल्टा एच नेगेटिव हो, डेल्टा एच भी, ये चार्ट अपने उसमें बना लो, देखो, बनाओ, देखो और करके देखो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, आप करते रह जाओगे क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव क्या, वो सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखो, ये लिखा हुआ है टेम्परेचर क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस की स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव होगी वैल्यू डेल्टा जी की तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव होगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। पर इन सबसे हटके अब जरा मैं नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं। अभी हमने क्या लिया था? डेल्टा एच डेल्टा एस हमने लिया था। अब हम पॉजिटिव लेंगे ये, और ये भी पॉजिटिव, दोनों अगर पॉजिटिव हैं
डेल्टा एच माइनस ई डेल्टा एस, दोनों अगर पॉजिटिव है तो ये वाली टर्म तो पॉजिटिव आ जाएगी और ये वाली टर्म क्या रहेगी, नेगेटिव। ये वाली टर्म क्या रहेगी बच्चे, नेगेटिव रहेगी। और ये वाली टर्म अगर नेगेटिव रहेगी तो टी डेल्टा एस से बहुत ज्यादा होना चाहिए ताकि क्या हो, आंसर नेगेटिव में आए, गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव हो, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो। यस कि नो? जहरा बोलो बच्चे। फरहीन बताओ भाई, रिपीट करनी है चीज क्या? अगर आप इसको रिपीट वैसे करने की जरूरत नहीं है, आप खुद इसको लिखो। दिव्या छोड़ के चली गई। टी डेल्टा एस, इसको लिखो एक बार, इसे पॉजिटिव रखो, इसे नेगेटिव रखो। इसको तुम्हें ध्यान में रखना है कि क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव होने के बाद प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। और क्वेश्चन आ जाएगा किस प्रोसेस में कभी मतलब हो ही नहीं सकता कि ये प्रोसेस वो हो जाए, क्या हो जाए, स्पॉन्टेनियस हो जाए। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसमें प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा हमेशा? वो कंडीशन होगी बच्चे जब डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो और डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव हो। अब देखो फॉर्मूले में डेल्टा एच की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव रख दूं और डेल्टा एस की भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये पूरी टर्म निकल के पॉजिटिव आ जाएगी ना। देखो डेल्टा एच रखा पॉजिटिव, डेल्टा एस नेगेटिव है, इसके आगे से नेगेटिव है तो ये पूरा पॉजिटिव। किसी को कोई दिक्कत? पुष्पा, अंजलि, नेहा चौहान, बच्चे समझ में आ गया? डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव मींस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जानवी, फातिमा, अरे कोई तो बोलो। क्रिकेट ऑक्सीजन तो मुझे आज दिख रहे हैं भाई, बड़ी देर बाद। तुम कहाँ थे भाई? हाँ बोलो फातिमा, समझ में आ गया बच्चे? यस मैम आ गया। और जिसे ना आए ना, एक बार फिर से वो अपनी कॉपी में रखें, डेल्टा एच को पॉजिटिव रखें, डेल्टा एस को नेगेटिव रखा, फिर देखो कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी और कौन सी कंडीशन रहेगी। टी डेल्टा एस बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, तो नेगेटिव आएगी वैल्यू। जो भी मैंने भी बताया वो सब करके देखो, ठीक है। ये चार्ट भी आपको इसमें गिवन है। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, जो प्रीवियस वाली स्लाइड है ना उसको आज मैंने सारा समझाया ही है, ठीक है ना। शुभम, राधिका, रिदा, आज भी मैंने सारी चीजें वो समझाई है। मैं पिछली वाली स्लाइड तो अभी नहीं दे रही हूँ, मैं ये वाली प्रेजेंटेशन, ये जो आज नोट्स करवाए हैं ना, इसमें तुम्हारा नाम ये ऐसे ही आएगा। ये जो मैंने गंदा गंदा लिखा है ना ये ऐसे ही आएगा, लेकिन तुम्हें ये साफ भी मिल जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। नहीं हाँ तनिष्का, ठीक है मैम तनिष्का, हमारे ग्रुप में मिलेंगे। हाँ हाँ तुम्हारे ग्रुप पे भिजवा दूंगी ये कल मैं, ठीक है। ओके मैम। और ओके अब आ मैम। जाओ जल्दी से थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है जो भी परफेक्ट क्रिस्टलाइन है, बस इसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन और बस क्वेश्चन खत्म। परफेक्टली क्रिस्टलाइन है तो उसमें रैंडमनेस क्या होगी बच्चे? जीरो। यही कहता है आपका थर्ड लॉ। थर्ड लॉ कहता है एट एब्सोल्यूट जीरो द एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस टेकन एज जीरो। परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी हम जीरो लेंगे और जो कि रूम टेम्परेचर पे जो होती है वो जीरो होती है। समझ में आ गया थर्ड लॉ? डेफिनेशन रट लेना, रटनी क्या है बस ये लिख देना, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज जीरो। समझ में आ गई? स्टैंडर्ड एंट्रोपी हो जाएगा। क्रिकेट ऑक्सीजन सो गए थे आज, हो गया भाई सानवी? मैम एक बार फिर से समझाना। मैं ये कह रही हूँ जैसे मैंने पढ़ा ना, गैस मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी क्यों होती है ज्यादा, मतलब क्यों हो रही होती है? क्योंकि वो रैंडम ज्यादा मूव करते हैं। हमें कह रहे कोई चीज सॉलिड है वो मूव ही नहीं करेगी, मूव करेंगे उसके पार्टिकल्स आपस में एकदम परफेक्ट। क्रिस्टलाइन मींस क्या? जो आपस में एकदम एक दूसरे के साथ ऐसे कस के ऐसे बैठे हुए हैं। अटैच रहते हैं। हाँ मतलब सॉलिड है, मतलब है ना, जो भी सॉलिड चीजें हैं उनकी क्या है, वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन है। वो उनकी जो एंट्रोपी है मतलब मॉलिक्यूल की मूवमेंट नहीं होगी, वो जीरो होगी। Any pure substance can be calculated at room temperature zero. रूम टेम्परेचर पे हम उसे जीरो मानते हैं स्टैंडर्ड एंट्रोपी को। किसकी? सॉलिड की, सिर्फ सॉलिड की, क्रिस्टलाइन सॉलिड की। ओके फातिमा, फरहीन, यस मैम। अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट से। ये बात सबको पता है, बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो क्या होता है?
एंथैल्पी रिलीज होती है। डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना, 2 क्लोरीन से क्लोरीन 2 बन रहा है, 2 क्लोरीन से यहाँ बन रहा है क्लोरीन 2, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एनर्जी क्या होगी? निकलेगी। तो यानी कि डेल्टा एच क्या रहेगा? नेगेटिव। यहाँ 2 मोल थे गैस के, 2 से 1 हो गए, एंट्रोपी क्या हुई? डिक्रीज हुई है। एंट्रोपी क्या हुई पुष्पांजलि? मैम डिक्रीज हुई है। डिक्रीज हुई। क्वेश्चन हो जाएगा, तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है, ये हो जाएगा ना बच्चे? डेल्टा एच नेगेटिव, क्योंकि बॉन्ड फॉर्म हुआ है, हीट रिलीज हुई होगी। अगर बॉन्ड बन रहा टूट रहा होता तो एनर्जी देनी पड़ती, तो पॉजिटिव हो जाता डेल्टा एच। एंट्रोपी आप देख रहे हैं कि 2 मोल गैसियस के थे, 1 मोल बन गए, तो यानी कि क्या हो गया है? ये क्वेश्चन देखो फटाफट से, जल्दी से आप इसे खुद कर सकते हैं। मैं बस आपको जिनको डर लगता है न्यूमेरिकल से उनके लिए बता रही हूँ। आपने डेल्टा जी का फॉर्मूला पढ़ा, जहां पे भी डेल्टा जी दिखे वो ये वाला फॉर्मूला लगा के एक बार देख लेना सारी चीजें गिवन है या नहीं। डेल्टा एच गिवन है, डेल्टा जी कितना गिवन है? -38.5। डेल्टा एच गिवन है कितना? -14.6। -3 निकालना है। डेल्टा एच गिवन है कितना? 0.152 -38। जल्दी जल्दी मेरे साथ सॉल्व करते जाओ। ये वाली टर्म इधर जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, 14.6 इज इक्वल टू टी डेल्टा 0 अरे डेल्टा हटा दो भाई, डेल्टा कहाँ से आ गया? डेल्टा की जगह वैल्यूज पुट कर दी। 0.152, 0.152, ये दोनों को प्लस करा, क्या आंसर आया इस तरफ? जल्दी बताओ। हम माइनस होगा ना इधर तो। हाँ, क्या आया बताओ? वैल्यू आई 23.4। मुझे नहीं पता, और ये टेम्परेचर के साथ मल्टीप्लाई था, नीचे जाके डिवाइड हो गया। हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। यार बच्चे एंड में चले क्यों जाते हैं? क्वेश्चन नहीं करने होते क्या? थ्योरी पढ़ाना है, मैं थ्योरी पढ़ाऊंगी बस। ये क्वेश्चन हो जाएगा ना बच्चे? अच्छा, मैं जब आपको स्लाइड भेजूंगी उसमें मैं पूरा करके नहीं भेजूंगी, ऐसे अधूरा सा आएगा, आपको खुद ही कंप्लीट करना होगा। बता दो चलो मुझे आंसर जल्दी से, इसका क्या आया माइनस करने के बाद? अरे यार बच्चे बोलते नहीं है, मैडम को ही करना पड़ेगा। हो गया? 13.9 आ रहा है? अब यस तो बोल दो। मैम मेरे 23.4 या 9। 23.9 ओके बेटा, देखा तभी मैं बोलती हूँ आप करो। 23.9 और डिवाइड में 0.152 आएगा, आंसर निकल जाएगा। हो जाएगा बच्चे। और ये सॉरी ये जो था ये भी नेगेटिव है ना इसके आगे, यहाँ पे ये नेगेटिव है ना, ये यहाँ से यहाँ नेगेटिव, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, टेम्परेचर पॉजिटिव में ही आएगा, टेम्परेचर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। फरीन क्रिकेट ऑक्सीजन, शुभम सिमरन सुहेल समझ में आ गया बच्चे? रिदा बताओ आ गया? यस मैम। सिमरन ठीक है। यस मैम। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें मुझे जल्दी से डेल्टा यू दिया है देखो, और मैंने ये बताया आर की वैल्यू कैलोरी में 2 कैलोरी होती है, आर की वैल्यू कैलोरी में निकालते हैं 2 होती है। यहाँ पे सारी चीजें कैलोरी में है, तो इसलिए आर की वैल्यू भी कैलोरी में लूंगी। ठीक है, डेल्टा एच इज इक्वल टू अभी बताया था डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। डेल्टा यू आपको 2.1 गिवन है, डेल्टा एन जी बताओ इस रिएक्शन के लिए क्या होगा? जल्दी बताओ। डेल्टा एन जी नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल 2, नहीं बेटा, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कितने हैं? 2, और रिएक्टेंट में कितने हैं बच्चे? 0। लिक्विड है ये, गैसियस नहीं है, गैसियस के लिए लेते हैं, तभी तो एन जी लिख रही हूँ, गैसियस बार बार याद दिलाने के लिए। 2 आया, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कैलोरी में रखी 2, टेम्परेचर की वैल्यू क्या थी? 300, और ये सब मेरा कैलोरी में निकल कर आएगा, पर इधर वाली टर्म जो है वो किलो कैलोरी में है, तो इधर वाली भी किलो कैलोरी में करने के लिए मुझे इसको 10 की पावर -3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी किलो कैलोरी में चेंज हो गया। हो जाएगा, डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा जी में पुट करें डेल्टा एच की वैल्यू को, टेम्परेचर की वैल्यू रखें, और डेल्टा एस की वैल्यू गिवन है वो रखें, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा बच्चे? फरीन, Yes, सानिया, ma'am. राधिका, चलो अब सो जाओ, गुड नाइट। ये दिया भी है इसमें सॉल्व करके, जिसे समझना है तो वो देख लेना। ठीक है, ठीक है प्यारी बच्चों।
अब आपको सोने की इजाजत है। रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ। कुछ पूछ, अरे क्रिकेट ऑक्सीजन तब से हमें कमेंट कर रहे थे, हम देखे ही नहीं। अब किसी के कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है।